अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, ब्रिटेन की खास तौर पे और यूरोप की जनरली हालत बहुत खराब है। माइग्रेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से और दीगर कई चीजें हैं जिस पे मैं आपके सामने रखूंगा। दो तीन चीजें इससे पहले आपके साथ शेयर करूंगा कि अमेरिकन सेनेट ने 5 बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को बुलाया था, उनके सीईओ को, और उनसे बातचीत की है कि मसला ये है कि ये जो 5 बड़ी कंपनियां हैं ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही हैं। सिर्फ कल फेसबुक के शेयर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन में मार्क जकरबर्ग की जायदाद में, एसेट्स में 40 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ। 40 बिलियन डॉलर एक दिन में, खाली शेयर के इंक्रीज होने की वजह से। और वो ऑलरेडी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो गया एक दिन के अंदर, और तकरीबन 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचने वाला है। आज से 15-17 साल पहले एक भी आदमी 100 बिलियन डॉलर का मालिक नहीं होता था। आज 200 बिलियन डॉलर के मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट और एलन मस्क। अब बर्नार्ड आर्नोल्ट का तो समझ में आता है कि वो एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट बनाता है, लुई वुइटन उसका ब्रांड है, और वैसे भी इसके महंगे पर्स और महंगे जूते और महंगे मेकअप के सामान और इन सब चीजों का ब्रांड है। कम से कम कोई चीज तो प्रोड्यूस कर रहा है, और लग्जरी आइटम्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। जाहिर है 100 रुपए की चीज 10,000 रुपए में बेच रहा है, तो उसका तो समझ में आता है कि चलो एक वो बिजनेस कर रहा है। ये टेक्निकल कंपनीज हैं, इन्होंने तो लूटमार, जैसे फेसबुक है, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को माफी मंगवाई उन्होंने। मार्क जकरबर्ग ने खड़े होकर माफी मांगी कि हाँ, मैं जानता हूं कि काफी बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। हम जैसे लोगों को फेसबुक फौरन वार्निंग दे देता है छोटे से किसी मामले पे, इस्लामोफोबिया का और ये वो रीजन बना के, हेट स्पीच ये वो। वहां पे बच्चों के साथ कितने केसेस ऐसे आए हैं जिनके ऊपर ज्यादती हो रही है। तो ये है कि एक ढकोसला है, ये अमेरिकन कंपनियां हैं सारी, और इन्होंने पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया के नाम पे गंद मचाया है। हालांकि मैं समझता हूं कि इसमें एक्स है ना, जो ट्विटर हुआ करती थी, एक्स है, वो कम से कम फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच उसने मेंटेन की हुई है। वो सबको इजाजत दी हुई है कि बोलो। फेसबुक और इंस्टा वगैरह में तो ये, और यूट्यूब वगैरह में तो ये है कि लेफ्ट इकोसिस्टम भारी है, और हेट स्पीच के नाम पे और किसी भी चीज के नाम पे ये चीजें कर देते हैं। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ रखूंगा। पहले जरा ये रमजान के हवाले से नए रूल्स जो अनाउंस हुए हैं, ये जरा देख लीजिए। Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the loudspeakers, and loudspeakers are banned entirely for Quranic recitation, even if worshippers struggle to hear the Imam from the back. Secondly, the broadcasting of Taraweeh, Ramadan prayers, is banned on all media platforms. The famous Masjid Quba, where the legendary Imam of Medina, Muhammad Ayyub, rahimahullah, was discovered, and other mosques, are all banned from broadcasting the recitation of the Imam and broadcasting prayers that are often watched in the hundreds of thousands by Muslims around the world. The holy mosques of Mecca and Medina are not expected to be included in this ban. Bin Salman seeks to avoid a backlash similar to last year when he tried to apply this ban to the 2 holy mosques. Thirdly, the new rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. Fourthly, anyone looking to sit in the mosque in the last 10 days for i'tikaf must show ID. In other words, the state apparatus will intimidate worshippers by collecting information for surveillance, a tactic that Bin Ali used in Tunisia to discourage people from going to the mosques. The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. It's worth noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever gives food for a fasting person to break his fast,
he will have a reward like the one who fasted. The sixth rule is that worshippers are ordered not to bring their children to the mosques. And this rule is almost identical to that of Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. The seventh rule is that mosques may not provide meals for fasting worshippers inside the mosque and cannot set up tents outside for communal meals at the time of breaking the fast. There are other rules, but bin Salman's message is absolutely clear. In Saudi, Ramadan must be quiet. अजीज दोस्तों, सऊदी अरब बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि जितना एक्सट्रीम पे इस्लाम चला गया है और जितना इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म है, और ख़ास तौर पे आजकल जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के ख़ास तौर पे जो मौलवी हैं जिस तरह इस्लाम को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके गए और एक नित नई वायोलेंस की जो थ्योरी इन्होंने अपनाई हुई है, उसको रोकने के लिए सऊदी अरब जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, उसने जो स्टेप्स लिए हैं वो काबिल दाद हैं। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सऊदी अरब दुबई की तरह एक साथ इतना ज्यादा चेंजेस इसलिए नहीं ला सकता कि आफ्टर ऑल एक इस्लामिक कंट्री है, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, मक्का मदीना की प्लेस है और हज वगैरह उधर होता है। लेकिन फिर भी अब जैसे सऊदी अरब ने अल्कोहल अलाउ किया, हालांकि सिर्फ एक स्टोर खोलने की इजाजत है रियाद में, वो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए, यानी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके डिप्लोमेट्स के लिए। बाकी कोई नॉन मुस्लिम जो काम करते हैं वहां पे जद्दा मक्का वगैरह में, उनको अलाउड नहीं है। लेकिन आस्ते आस्ते चीजें कर रहा है। मतलब आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले सऊदी अरब में औरतें उस फ्रीडम का सोच भी नहीं सकती थी जो आज इनको मिली हुई है। मिक्स इवेंट हो रहे हैं, म्यूजिक के शोज हो रहे हैं, सिनेमाज खुल गए हैं, कैसीनोज एक तरह से खुल गए हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं, महरम की पाबंदी आजाद हो गई हैं। मतलब हर लिहाज से सऊदी अरब इज चेंजिंग। और अब जो इन्होंने ये जो रमजान के हवाले से रूल्स लाए हैं, ये जो आपने देखे तो इट्स ए बिग चेंज। अजीज दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ आते हैं। इंग्लैंड का हाल बहुत खराब है। ये रोज की बुनियाद पे गजा वाले जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ये देखें कि इनके जो मॉन्यूमेंट होते हैं, जो इनके हीरोज के मॉन्यूमेंट और ये सब, वो आपको पहले मैंने वीडियोस में बताया था इंडिया जाने से पहले। इसी मॉन्यूमेंट पे इन्होंने फलस्तीन का झंडा लगा दिया था, पेंट कर दिया था झंडा और इस टाइप की कई चीजें की थी। आज प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को वहां पे बैरिकेड लगा के पूरे खड़े होके अपने मॉन्यूमेंट की हिफाजत अगर अपने ही लोगों से, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ब्रिटिश सिटीजन हैं, इनसे करनी पड़े तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त ब्रिटेन किस हद तक मुश्किलात का शिकार है। अजीज दोस्तों, ये जिस हिसाब से ये झंडा लहरा रहा है इंग्लैंड में, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये सऊदी अरब में नहीं लहरा सकते इस तरह। ये इवन पाकिस्तान में नॉट अलाउड है, गजा वालों के प्रोटेस्ट। लेकिन देख लें इंग्लैंड का ये हाल है। ये लंदन है, ये आपको कहीं से लंदन लग रहा है? मुझे आप ये बता दें कि ये आप बिल्डिंगें लंदन की हैं, जमीन लंदन की है, सब कुछ लंदन का है। इसमें इन्होंने एक इन्वेजन कर दिया है और अब खाली 3 महीने से भी कम दिन रह गए हैं मेयर के इलेक्शन में, और सादिक खान वापस अपने झूठे वादों के साथ आ गया है मैदान में। लेकिन इस बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कम से कम सादिक खान मेयर नहीं होगा और कोई और ढंग का बंदे दा पुत्र मेयर होगा लंदन का। अजीज दोस्तों, लंदन का हाल ये है कि ये एक आदमी यहूदियों के मोहल्ले में चला गया, गोल्डर्स ग्रीन में, और वहां पे उसने कुछ यहूदियों को छुरियां मार दी और इस तरह के वाकयात आम हैं। अजीज दोस्तों, यहाँ का लीगल सिस्टम भी इतना खराब है, खासतौर पे ये जो सेक्स ग्रूमिंग गैंग के हवाले से जो चीजें हैं उस पे अब ब्रिटिश लोग सड़कों पे आ गए हैं। हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंग्लैंड में और इन ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से। खासतौर पे आप ये देखें कि ये जो रोधरम खासतौर पे जो मशहूर है ग्रूमिंग गैंग के हवाले से, इसके ये जो गैंग है जिनको सजा हुई थी 1400 लड़कियों के गैंग रेप और बिजनेस करने पे और उनको बेचने पे, और ये सब 20 साल के दौरान।
इनको सजा हुई थी, इनकी आधी सजा पूरी होने पे इन्होंने पैरोल की रिक्वेस्ट की, इनको पैरोल मिल गई, अब ये खुला घूम रहे हैं। इनमें मोहम्मद वहीद है, वलीद अली है, आसिफ अली है, नईम रफीक है, मसूद मलिक है, सब पाकिस्तानी। आप मुझे ये बताएं कि ये अब सड़कों पे घूमेंगे और वो लड़कियां जिन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी थी अब वो महफूज नहीं है, क्योंकि अब ये सड़कों पर आम घूमेंगे और सजा याफ्ता हैं। ऐसे ही जैसे ये एक माइनर है बलाल खान पाकिस्तानी, वो भी इंग्लैंड का यंगेस्ट रेपिस्ट है। 2009 में इसने अंडर एज होते हुए रेप किया था एक औरत को और उसको लूटा भी था, और उसका नाम भी सेक्स ऑफेंडर्स लिस्ट में है। इसको सिर्फ 27 हफ्ते की, 27 वीक्स की सजा हुई, वो भी सस्पेंडेड 1 साल के लिए। इस तरह आप ये देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ग्रूमिंग गेम जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग थे, ये इंग्लैंड के पॉपुलेशन का 2% है, लेकिन 84% ग्रूमिंग गैंग के केसेस इन्होंने किए हैं। और आधे से ज्यादा रोदरंग के सेक्स गैंग ग्रुप है ना, वो वापस आजाद हो गए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। अब इन हालात में आप क्या करेंगे? जब आप ये देखें कि यहाँ पे क्राइम के हवाले से मैं पहले भी ये लिस्ट आपको दिखा चुका हूं कि यहाँ पे यूके में धर्म के हवाले से देखें तो मुसलमान यूके में पॉपुलेशन 4% है, जेलों में 18% है, हिंदू पॉपुलेशन में 2% है, जेलों में 0% है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 4% पॉपुलेशन वाले मुसलमान 18% जेलों की पॉपुलेशन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन इस यूके में पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है। टैक्स पेयर्स के पैसे पे बेनिफिट लेने वाले में ये मोर देन 50% है। टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उस पे सरकार जो यहाँ पे जॉबलेस लोगों को बेनिफिट देती है उसमें ये मोर देन 50% है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री पे बोझ हैं और ये यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अलावा कुछ नहीं करते। अजीज दोस्तों, जरा आपके साथ ये एक वीडियो शेयर करनी थी। आंखें खुल जाएंगी आपकी जब आप ये वीडियो गौर से देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। I'm so fed up of the double standards on all of this. Hundreds and hundreds of thousands of Muslims have been killed in the last 12 years by Bashar al-Assad and other Muslims in the civil war in Syria. There's no one on the streets of Sydney or Melbourne. There's no one on the streets of London. We have seen hundreds of thousands of people killed in the last decade in Yemen, Muslims being killed. There's no one on the streets of Melbourne. Nobody is standing outside the Sydney Opera House calling gas the Hutu, or gas the Houthi, gas the Shia, gas the... Nobody's marching for the dead Muslims in Yemen. Their co-religionists, we're always told about, care so much about their co-religionists, don't give a damn about their co-religionists. They really don't. Muslims do not love other Muslims. They have no love for them. They have no love for the Palestinian peoples. None. If they had any, the Jordanians would have taken in the West Bank Palestinians, the Egyptians would have taken in the territory they used to run, the Gaza, and own the Gaza, and they would have taken in the Palestinians from the Gaza. Why have the Egyptians made sure that not one Palestinian is allowed to leave Gaza? Why do they make sure that their border wall is tough as anything? What do they mind? One thing. Jews living. Jews living and Jews winning. It hits them deep in their soul, in their psyche. It's an ancient, ancient hatred. Perhaps the most ancient among the monotheisms. And the deepest and the ugliest, the nastiest. And the one that has been least addressed. And we've imported it.
as we sit here, roughly the same population of Gaza is being forcibly moved by the government of Pakistan. Almost 2 million Muslims are being moved by the Pakistani authorities into Afghanistan. Okay, we have a very large Pakistani community here in the UK. If their country of origin can do that, why can't we? If it comes to that, if it has to come to that. Why does nobody notice this? Why is nobody saying this is an appalling war crime by the Pakistani government? Well, only because there are so many Pakistani politicians and others in the UK and other countries who have a deep connection to their country of origin and would never want to see it looked at in a bad way. They will not criticize that. They haven't said a word about that. So, no, I think that if you are zooming in on Israel, lambasting Israel, and are basically not bothered with everything else in the world, you're not motivated by anything other than being anti-Jewish, anti-Semitic. Of course, and it just has to be said. I mean, I've said this so many times that I tire myself with it, but it's necessary to say anti-Semitism is a shapeshifter. It's a shape-shifting virus. It can come from anywhere. At times in the past, it was the case that people didn't like Jews because they were seen to be a different religion and strange and different, and so they were hated for their religion. Then after the wars of religion, you couldn't hate anyone for their religion, so people started to hate the Jews for their race. Then after the Holocaust, you couldn't hate people because of their race anymore, so people hated the Jews because of their nation. अजीज दोस्तों, माइग्रेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अलावा ब्रिटेन का एक बड़ा मसला ब्रेग्जिट भी है। ब्रेग्जिट करके बोरिस जॉनसन ने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ब्रेग्जिट करवाया, लेकिन इसके असरात बहुत भयानक पड़े हैं और उसका फायदा यहाँ के पॉलिटिशियंस को हुआ क्योंकि वो यूरोपियन लॉ के अंदर बंधे हुए थे, क्योंकि जब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे तो इनको यूरोपियन यूनियन के लॉज को फॉलो करने थे। अब आजाद हो गए हैं, इसलिए ये अपनी मर्जी से चीजें चला रहे हैं। महंगाई का एक तूफान है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेग्जिट की वजह से हुआ है और उसमें जाहिर है फिर इंटरनेशनल चीजें हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वार है, हूतियों के हमले हैं, गजा इसराइल वार है, ये सब चीजें भी यहाँ पे महंगाई बढ़ाने में असरअंदाज हुई हैं। लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड की जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थी, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी आइटम्स, फूड ग्रेन्स वगैरह, ज्यादातर वाया यूरोप आती थी तो वो टैक्स फ्री होती थी, तो काफी यहाँ पे सहूलतें थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ब्रेग्जिट है और इंग्लैंड इज नो मोर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अब इनकी ट्रेडिंग का ये हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका जैसा दोगला कंट्री तो दुनिया में कोई और है नहीं, और अमेरिका किसी की क्या मदद करेगा, हमेशा सबको डुबोया है, खास तौर पे जिसने अमेरिका का साथ दिया उसको डुबोया है। ये इंडिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिया से भी इनकी फ्री ट्रेड डील नहीं हो रही, क्योंकि फ्री ट्रेड डील इंडिया के साथ जो होगी भी ना, तो उसमें जाहिर है इंग्लैंड का ज्यादा फायदा है, तो इंडिया इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी फ्रांस के सदर ने दिखाई है अपने 26 जनवरी के हवाले से, जब ये चीफ गेस्ट थे मैक्रोन और ये इंडिया गए थे, तो जिस किस्म की डिप्लोमेसी उन्होंने, क्योंकि आज तक फ्रांस कभी इंडिया के मामले में उल्टी सीधी बात नहीं करता, नजर को लेके तो पनून को लेके, तो ना हम वहां पे सिखों की कोई मूवमेंट देख रहे हैं फ्रांस में। और फ्रांस ने इंडिया के इंटरनल मामले में हमेशा एक रेस्पेक्टेबल कंट्री का मुजाहरा किया है, लेकिन इंग्लैंड इस तरह की पॉलिटिक्स में पड़ता रहता है। वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट लेके इंग्लैंड के रूलर चीजें चला रहे हैं ना, तो इंग्लैंड को बहुत भयानक नुकसान होगा। हम यहाँ पे रहते हैं, इसलिए हमें बहुत कंसर्न होता है इन चीजों से, और वाकई जिंदगी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाती है इन हालात की वजह से, और खास तौर पे जिस किस्म का काम मैं कर रहा हूँ उसमें चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो हम सिर्फ आपकी सपोर्ट से ही चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच।